अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फोरम के आपके अपने चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तारिक बिन ज़ियाद फातह उंदलस तारीख के आईने में ये ऑडियो बुक आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज इस किताब की ऑडियो बुक की 11वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। तो आइए सुनते हैं तारिक बिन ज़ियाद तारीख के आईने में एपिसोड 11। काउंट जूलियन और तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद और सप्ताह के चांद शहजादी फ्लोरिंडा के दरमियान जुदाई होने वाली थी कि इस वादी में 2 घोड़ों वाला शाही तांगा बल खाता बड़ी तेजी से चला आ रहा था। इस तांगे के घोड़े बिदक कर और बदहवास होकर भाग रहे थे, यहाँ तक कि ये अपनी लगामें भी तुड़ा चुके थे जो सवार के हाथ में मौजूद थी। उन घोड़ों पर बब्बर शेर के जोड़े ने हमला कर दिया था। शेरों की धाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और तांगे के पहियों की गड़गड़ाहट से वादी में एक कोहराम सा मचा हुआ था। शेरों की धाड़ से यहाँ आबाद चरिंद परिंद तक खौफजदा होकर टोलियों की सूरत में भागे फिर रहे थे। शाही तांगे पर सवार आदमी के जिस्म पर सुनहरी जरा बख्तर चिमक रही थी, लेकिन लगता था कि उसका लाकट शेरों की मुदाखलत की वजह से कहीं गिर गया है। घोड़ों के जिस्म दौड़ दौड़ कर टूट चुके थे, लेकिन वो शेरों से बचने के लिए इस कदर रफ्तार से बदहवास होकर भाग रहे थे कि सवार कूद कर अपनी जान भी नहीं बचा सकता था। शेरों की जोड़ी मुसलसल ताक़ुब में थी। इससे पहले कि इस हंगामे से तारिक बिन ज़ियाद का घोड़ा बिदक जाए जिस पर शहजादी फ्लोरिंडा सवार थी, तारिक बिन ज़ियाद ने उसे पकड़ लिया। दोनों ने घबरा कर सामने देखा, जहां शाही तांगा एक पत्थर से टकरा कर उलट गया था और उसका सवार एक तरफ जमीन पर गिरा पड़ा था। दोनों घोड़ों पर शेरों की जोड़ी ने अपने दांत गाड़ दिए। उधर सप्ताह के चांद शहजादी फ्लोरिंडा की चीख निकल गई। तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा, चांद क्या हुआ है? तुम्हारे मुंह से ये चीख क्यों निकली? शहजादी फ्लोरिंडा ने कहा, उफ खुदाया, ये तो शाही तांगा है, काउंट जूलियन वाली सप्ताह का तांगा। सिपाही, खुदा के लिए सवार की मदद करो, वरना घोड़ों के बाद शेर उस पर हमला कर देंगे। तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा है, गो के वालिया सप्ताह मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन इंसान होने की हैसियत से हमारा मजहब यही सिखाता है कि मुसीबत में ख्वाह दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी भी मदद करनी चाहिए। ये कहकर तारिक बिन ज़ियाद ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में अपना खंजर थाम लिया और फिर शेरों की तरफ दौड़ लगा दी। सबसे पहले तारिक बिन ज़ियाद ने सवार को जाकर देखा और पहचान भी लिया। ये वालिय सप्ताह काउंट जूलियन था, मुसलमान जिससे 2 दफा शिकस्त खा चुके थे। काउंट जूलियन होश में था और जख्मी भी। उसने तारिक बिन ज़ियाद को पहचान लिया था। तारिक बिन ज़ियाद ने उसे सहारा देते हुए कहा, वालिय सप्ताह काउंट जूलियन, आप जख्मी हैं, वो सामने तुम्हारी एक कनीज मेरे घोड़े पर मौजूद है, तुम वहां पहुंच जाओ, इन शेरों से मैं निमट लेता। काउंट जूलियन ने जवाबन कहा, वालिय तंजा, तारिक, 2 शेरों से तुम तनहा मुकाबला करोगे? क्यों मेरे लिए खुदकुशी करना चाहते? तारिक बिन ज़ियाद ने वो अल्फाज कह डाले जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे गए। आपने कहा, काउंट जूलियन, मैं तेरे लिए नहीं लड़ना चाहता, बल्कि अपनी रवायत और अपने मजहबी अखलाक के लिए लड़ना चाहता हूँ। वक्त बहुत कम है, जल्दी से चले जाओ। काउंट जूलियन ने तारिक बिन ज़ियाद की तरफ एहसान मंदी की नज़रों से देखा और फिर वहां से सामने घोड़े की तरफ चल दिया, क्योंकि उसने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ अपनी बेटी शहजादी फ्लोरिंडा को जिंदा देख लिया था। इसी की तलाश में तो वो यहाँ आया था। तारिक बिन ज़ियाद को देखकर वक्ती तौर पर शेर उन पर झपटने के लिए तैयार हो गए। इन शेरों में से एक मादा थी और दूसरा नर। ये शेरों का जोड़ा घोड़ों का काम तमाम करके तारिक बिन ज़ियाद की तरफ मुतवज्जो हुआ। शहजादी फ्लोरिंडा ने अपने बाप काउंट जूलियन को देखा तो उसकी तरफ भागी और उससे लिपट कर रोने लगी। बाप ने भी इसे सीने से लगाकर उसके माथे पर बोसा दिया। कुछ सुनने कहने का वक्त ही न था। उनसे थोड़े ही फासले पर जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो चुकी थी। नर शेर ने दौड़ते हुए तारिक बिन ज़ियाद पर छलांग लगाई। तारिक बिन ज़ियाद जल्दी से नीचे बैठ गए और फुर्ती से तलवार की नोक ऊपर को उठा दी। जो ही शेर उनके ऊपर से गुजरा तो उन्होंने तलवार की नोक उसके सीने में उतार दी।
शेर अपने ही जोर में नोके शमशीर से अपना पेट चाक करते हुए थोड़े से फासले पर जा गिरा। तलवार पूरी की पूरी उसके पेट में धंस चुकी थी, जिससे उसका पेट फट गया था। इसके पेट से आंतें बाहर गिर पड़ी और वो तड़पने लगा। अपने नर को दम तोड़ते देखकर शेरनी इंतकाम पर उतर आई। उसने तारिक बिन जियाद के सर पर जोरदार पंजे का वार किया। अगर तारिक बिन जियाद ऐन वक्त पर बैठ न जाते तो उस पंजे की वजह से उसका सर तन से जुदा होकर जा गिरता। शेरनी का वार खाली गया तो वो और गजबनाक हो गई। उसने ताबड़तोड़ और पै दर पै हमले शुरू कर दिए। अपने आप को बचाते हुए तारिक बिन जियाद को काफी जख्म लगे। शेरनी बेहवास हो चुकी थी और इसी बेहवासी में जबरदस्त और ताकतवर हमले कर रही थी। इस दौरान सप्ताह का चांद शहजादी फ्लोरिंडा अपने बाप काउंट जूलियन को सब कुछ बता चुकी थी और इस वक्त वो बेहद परेशान होकर रोने लगी। ये वो खुद नहीं रो रही थी, बल्कि उसका छुपा हुआ इश्क रो रहा था और साथ में उसे भी रुला रहा था। बाप ने कहा, बेटी, काश मेरी हालत इस काबिल होती कि मैं उस बहादुर की जान बचा सकता तो मैं जरूर हर मुमकिन कोशिश करके उसकी जान बचाता, जिसने हम बाप बेटी की मौत को बार बार गले लगाया है। दूसरी तरफ तारिक बिन जियाद के जिस्म पर शेरनी कई एक गहरे जख्म लगा चुकी थी और अब वो फैसला कुन हमले के लिए उसके सामने खड़ी थी। जो ही शेरनी ने हमला करना चाहा तो तारिक बिन जियाद ने अपना खंजर निकालकर पूरी कुव्वत से उसकी तरफ फेंका, जो सीधा जाकर उसकी दाहिनी आंख के ढेले में उतर गया। उसकी आंख अंधी हो गई और इससे खून का फुवारा फूट पड़ा। शेरनी इस गैर मुतवक्को हमले से बौखला गई। फिर इससे पहले कि वो दोबारा हमला करे, तारिक बिन जियाद ने उसे मोहलत ही न दी और फुर्ती से आगे बढ़कर अपनी तलवार उसके सीने में दस्ते तक उतार दी। शेरनी पूरी ताकत से दौड़ी, फिर जोर से जमीन पर गिर गई, तड़पने लगी और फिर तड़पते तड़पते ठंडी हो गई। उधर सप्ताह के बादशाह काउंट जूलियन और उसकी बेटी फ्लोरिंडा ने भागकर तारिक बिन जियाद को थाम लिया, जिनके जिस्म पर कई जख्म लगे हुए थे और इन जख्मों से खून बह रहा था। सप्ताह के बादशाह काउंट जूलियन ने कहा, तारिक बिन जियाद, तुम मेरे दुश्मन नहीं मुहसन हो। पहले तुमने मेरी बेटी फ्लोरिंडा की जान बचाई और अब मेरी जान बचाकर मुझ पर वो एहसान किया है जिसका बदला देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आज के बाद तुम मेरे दुश्मन नहीं दोस्त हो। तुमने तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्यार, अखलाक और किरदार से हमें जीत लिया है। मसीह की कसम, हम फातेह होते हुए भी अपनी रियासत का ताज और तख्त तुम्हारे हवाले करने को तैयार हैं। तुम चाहो तो हाकिम तंजा के साथ हाकिम सबता भी बन सकते हो। तारिक बिन जियाद ने जवाब दिया, काउंट जूलियन, हम दुश्मन को पहले इंसान और बाद में दुश्मन समझते हैं। हम दुश्मन को इसलिए जिंदा रखते हैं कि अगर दुश्मन ना रहा तो दो दो हाथ करने का मजा ही खत्म हो जाएगा। हम मुल्कों के लिए नहीं, इस्लाम के लिए लड़ते हैं। जब तक तुम मुसलमान नहीं होगे, एक खुदा को नहीं मानोगे और उसके साथ किसी को शरीक ठहराना नहीं छोड़ोगे, उस वक्त तक हमारी और तुम्हारी लड़ाई जारी रहेगी। और रही मुल्क की बात, तो तुम्हारा शुक्रिया, हम बीग में तुमसे सप्ताह नहीं लेंगे बल्कि जोरे शमशीर ही हासिल करेंगे। भेद खुल चुका था। तारिक बिन जियाद को मालूम हो चुका था कि अपने आप को कनीज कहने वाली फ्लोरिंडा खुद शहजादी है और फ्लोरिंडा को भी मालूम हो चुका था कि अपने आप को एक मामूली सिपाही जाहिर करने वाला हाकिम तंजा मुसलमानों का अजीम जर्नैल तारिक बिन जियाद है। काउंट जूलियन ने कहा, तारिक, आप जख्मी हैं, मेरे इलाके में हैं, क्या मुझे चंद रोज भी मेहमान नवाजी के लिए न बख्शेंगे कि हम इन जख्मों का इलाज करवा सकें जो महज हमारी वजह से सरदार के जिस्म पर आए। तारिक बिन जियाद ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया काउंट, हम सिपाही हैं और बखुदा जिस्म पर लगे हुए जख्मों को नेमतों से कम नहीं समझते। ये राहो रस्म और शाहबाजी हमें वर्षे में मिली है, ये तो लहू गर्म करने का एक बहाना है। इसके बाद तारिक बिन जियाद जकात लगाकर घोड़े पर बैठ गए और मुस्कुरा कर शहजादी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, खुदा हाफिज जान। उसके बाद आपने काउंट जूलियन को मुखातब करते हुए कहा, अच्छा दोस्त, अब मैदान जंग में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। दोनों बाप और बेटी इस फौलाद के जज्बात रखने वाले सिपाही को देख रहे थे, जिसके जिस्म पर बेशुमार गहरे जख्म लगे हुए थे और उनसे खून भी बह रहा था, लेकिन वो उनकी परवाह किए बगैर अपने खुदा पर भरोसा किए बड़ी शान से अपने घोड़े पर सवार होकर वापस जा रहा था। ना ही उसे जख्मों की परवाह थी और ना ही खून के बहने की,
नह ही उसे मुल्क का ताजो तख्त रोक सका और न ही फ्लोरिंडा की मोहब्बत। बस उस जांबाज को अल्लाह ताला की राह में इस्लाम का काम करना था, इसीलिए हर चीज उस पर बेअसर थी और वो उनकी परवाह किए बगैर वापस अपने मुल्क और लश्कर की तरफ लौट रहा था। अब चलते हैं यहूदा और जॉर्ज की तरफ। यहूदा जॉर्ज शिकंजा कलीसा में। दूसरे रोज सवेरे सवेरे जॉर्ज तैयार होकर कलीसा पहुंचा ताकि अस्कफ़े आज़म के हुजूर में अपने दिल की तड़प पेश करे और उनसे मार्टिन को छीन लाए। इत्तेफाक की बात के इंतजार की जहमत भी गवारा न करनी पड़ी। अस्कफ़े आज़म दरवाजे पर टहल रहा था। चेहरा अब तक शिकन आलूद था और आंखें सुर्ख नजर आ रही थी। शायद रात भर जागता रहा था और इत्मीनान सुकून की दौलत कोई लूट चुका था। अस्कफ़े आज़म ने जब जॉर्ज को देखा तो बोला, आओ जॉर्ज, कहो खैरियत तो है। जॉर्ज ने अदब व अकीदत से गर्दन झुकाई और आहिस्ता से कहा, फादर आपकी दुआ है। अस्कफ़े आज़म ने पूछा, बताओ तुम्हारे शैतान सिफ्त गुलाम यहूदा का क्या हाल है? जॉर्ज ने अर्ज किया, बेटी के फराग में जान दे रहा है, मुझसे तो उसकी हालत नहीं देखी जाती। अस्कफ़े आज़म को गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या कहा? तुझे उस पर रहम आता है? अस्कफ़े आज़म के मुंह से जाग उड़ने लगी और उसने कहा, तुम कुत्ते पर रहम कर सकते हो, सूअर को पनाह दे सकते हो, सांप और बिच्छू के साथ भलाई कर सकते हो, शेर और भेड़िए के साथ इंसानियत का बर्ताव कर सकते हो, लेकिन अस्कफ़े आज़म लेकिन कहकर खामोश हो गया। फिर जलाल के आलम में कहा, लेकिन याद रखो किसी यहूदी के साथ नहीं। जॉर्ज गर्दन झुकाए खामोश खड़ा रहा। अस्कफ़े आज़म भी खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, अगर तुम इतने रहम दिल थे तो इसे अपने साथ क्यों ले गए? फिर तो उसे यही छोड़ना चाहिए था। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ उसे सब कुछ मिलता मगर रहम न मिलता। जॉर्ज ने बात का रुख बदलते हुए कहा, इस वक्त मैं एक दूसरे मकसद के लिए हाजिर हुआ था। अस्कफ़े आज़म ने कहा, वो क्या? कहो। वो बोला, मैं चाहता था कि मार्टिन और रॉक्सिन को भी आप मेरे हवाले कर दें। अस्कफ़े आज़म चौकन्ना हो गया और उसने कहा, वो क्यों? तुमसे एक मर्द तो संभाला नहीं जाता। एक खूबसूरत लड़की और एक तिरादार औरत को क्या रख सकोगे? एक दफा फिर हंसकर अस्कफ़े आज़म ने कहा, मेरा ख्याल है बिल्कुल मशहूर हो जाओगे फिर तो। अस्कफ़े आज़म के पै दर पै कहकहों से जॉर्ज की हिम्मत बढ़ी। उसने ज़रा अपने आप को संभालते हुए कहा, यह बात तो नहीं है फादर, लेकिन अस्कफ़े आज़म ने कहा, लेकिन क्या? वो भी कह डालो। जॉर्ज ने सोचा, दबे दबे अल्फाज से काम नहीं चलेगा, यही वक्त है जो कुछ कहना है कह डालो। चुनाचे उसने अपने आप में हिम्मत पैदा करके कहा, बात यह है कि मैं मार्टिन से मोहब्बत करता हूँ, जान देता हूँ उस पर। अस्कफ़े आज़म बदस्तूर टहल रहा था। उसने एक मर्तबा ज़रा रुक कर और जॉर्ज की तरफ देख कर कहा, और फिर टहलने लगा। जॉर्ज ने कहा, फादर मेरी ये मोहब्बत बहुत पुरानी है। सच पूछिए तो मैंने यहूदा के यहाँ नौकरी इसी के लिए की थी कि मार्टिन को देख चुका था। अस्कफ़े आज़म अब भी टहलने चला जा रहा था। एक मर्तबा फिर उसने ज़रा रुकते रुकते हूँ कहा और फिर तेजी के साथ टहलने लगा। जॉर्ज के लिए ये हूँ एक अजीब और नाकाबिल फहम मुअम्मा बनकर रह गया था। फिर भी उसने कहा, मार्टिन मेरी जिंदगी है फादर। अस्कफ़े आज़म ने टहलना बंद कर दिया। गौर से एक मर्तबा जॉर्ज के इश्क ज़्यादा चेहरे को देखा और कहा, मार्टिन तुम्हारी जिंदगी है? जॉर्ज ने जल्दी से कहा, जी हाँ। अस्कफ़े आज़म ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। जॉर्ज ने कहा, मैंने यहूदा को राज़ी कर लिया है। अस्कफ़े आज़म ने कहा, और मार्टिन को? जॉर्ज ने खुद एतमादी के साथ कहा, उसे भी कर लूँगा। अस्कफ़े आज़म ने पूछा, तुम उससे शादी करना चाहते हो? ज़रा शर्मा कर जॉर्ज ने सर झुका लिया। उसने अस्कफ़े आज़म का उठा हुआ बल्कि अकड़ा हुआ सर नहीं देखा, जिसकी आंखों से उस वक्त अंगारे बरस रहे थे, जिसका चेहरा उस वक्त जलाल की तस्वीर बना हुआ था और जो उस वक्त गुस्सा से बेकाबू हुआ जा रहा था। अस्कफ़े आज़म ने कड़क कर कहा, जॉर्ज। जॉर्ज ने निगाह उठाई तो समा बदला हुआ था। मुकद्दस बाप खौफनाक देवता बन चुका था। अस्कफ़े आज़म ने कहा, जॉर्ज तुमने बहुत बुरे जुर्म का इर्तिकाब किया है। जॉर्ज कांपने लगा। अस्कफ़े आज़म ने कहा,
مارٹین اور روکسین کلیسا کی امانت ہیں، تم نہیں جانتے؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جانتا ہوں فادر۔ اسقف اعظم غصہ سے بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے غصہ کے عالم میں کہا، پھر تم نے یہ جرت کیسے کی؟ تمہاری گستاخ نگاہی اتنی بڑھ گئی ہے کہ تم کلیسا کی امانت پر نظر ڈالتے ہو۔ تم مارٹین سے شادی کرنا چاہتے ہو، جو اس خانقاہ میں دنیا سے بے تعلق ہو کر زندگی بسر کر رہی ہے۔ بولو، بتاؤ۔ جارج اس انکشاف پر حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، لیکن مارٹین تو یہودی ہے۔ اسقف اعظم نے کہا، اسے عیسائی بننا پڑے گا۔ بڑی مشکل سے جارج نے ہمت پیدا کر کے کہا، عیسائی بننے کے بعد بھی وہ دنیاوی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اسقف اعظم جھنجھلا کر کہا، کیوں؟ کس طرح؟ میاں صاحبزادے، تم مجھے بیوقوف بناتے ہو؟ یہ نہیں جانتے کہ میں گرگ باراں دیدہ ہوں؟ تمہاری عشق بازی کلیسا کو انمول رتن سے محروم نہیں کر سکتی۔ مارٹین یہیں رہے گی اور روکسین بھی۔ اگر تم یہودا پر قناعت نہیں کر سکتے تو صاف کہہ دو تاکہ میں دوسرا بندوبست کروں۔ جارج نے کہا، یہودا پر قناعت کا سوال نہیں ہے۔ آپ نے ایک غلام کی حیثیت سے اسے میرے حوالے کیا ہے اور اسی طرح وہ میرے پاس رہے گا۔ لیکن اسقف اعظم نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، ہاں کہہ ڈالو، لیکن کے آگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جارج نے جواب دیا، لیکن مارٹین کا معاملہ دوسرا ہے۔ اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، اسے میں رفیقہ حیات بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ اسقف اعظم بہت خوشی سے جارج کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ جارج نے جواب دیا، جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ اسقف اعظم نے کہا، اب میں کہوں کچھ؟ جارج نے چڑھی ہوئی تیوریوں کے ساتھ کہا، فرمائیے۔ اسقف اعظم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم جو کچھ چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ جارج نے حیرانی سے کہا، یعنی مارٹین مجھے نہیں مل سکتی؟ اسقف اعظم زور سے بولا، قطعاً نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جارج نے کہا، فادر، یہ ظلم ہے۔ اسقف اعظم نے ایک درندے کی طرح چیخ کر کہا، تم مجھے ظالم کہتے ہو؟ جارج نے جرأت کے ساتھ کہا، ضرور کہتا ہوں، اور میں آپ کو بتا دوں، مارٹین میری بن کر رہے گی۔ اسقف اعظم نے کہا، کیوں کر؟ کیا تم چھین لو گے اسے مجھ سے؟ جارج نے کہا، ہاں چھین لوں گا۔ میں وزیر اعظم کے پاس جاؤں گا اور ان سے فریاد کروں گا، میں بادشاہ کے دربار میں پہنچوں گا۔ اسقف اعظم نے ایک کہا لگایا اور کہنے لگا، پاگل ہوا ہے چھکرے، تیرا وزیر اعظم میرے سامنے اتنا ہی بے بس ہے جتنا خود، اور ہاں تیرا بادشاہ سلامت، سو وہ بھی میرا ایک مہرہ ہے، وہ مجھ سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ یہ میرا کام ہے کہ حکم درباری کے فرمان کو منسوخ کر سکتا ہے، لیکن تمہارے بادشاہ سلامت میں یہ ہمت نہیں کہ کلیسا کے حکم پر چوں چرا کر سکے، سمجھے؟ اب جارج کو یاد آ گیا کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس سے مخاطب ہوا، اس نے سوچا، واقعی کلیسا کے سامنے بادشاہ اور وزیر کسی کی مجال دم زدہ نہیں۔ کلیسا کا اقتدار سب پر بالا ہے۔ بادشاہ کے فیصلہ کی اپیل ہو سکتی ہے، لیکن کلیسا کے ناجائز فیصلہ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ اسی وقت تک بادشاہ ہے جب تک اسے کلیسا کا اعتماد حاصل ہے اور وہ کلیسا کے احکام کی تعمیل کر رہا ہے۔ اس راستہ سے وہ ہٹا اور تخت حکومت اس کے قدموں کے نیچے سے پھسلا۔ جارج سوچنے لگا، پھر اب کیا مارٹین ہاتھ سے گئی؟ کیا عشق کی چنگاری قطرہ اشک بن کر بجھ جائے گی؟ کیا مارٹین سے میں دستبردار ہو جاؤں؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسقف اعظم نے تالی بجائی اور کئی غلام جو زیادہ تر یہودی تھے حاضر ہوئے اور مؤدب ہو کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسقف اعظم نے ان سے کہا، اسے گرفتار کر لو۔ دو غلاموں نے بڑھ کر مشکیں کس دی۔ جارج زور سے چیخا، فادر رحم۔ اسقف اعظم نے کہا، اطمینان رکھو، تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس کے تم مستحق ہو، یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جاتی۔ پھر اسقف اعظم نے غلاموں سے کہا، اسے لے چلو، میں آتا ہوں۔ جاتے جاتے جارج نے پھر آہوازاری کی، فادر، لیکن اب اس کی آواز اسقف اعظم کے کانوں سے دور ہو چکی تھی۔ دو یہودی غلام سامنے کھڑے تھے، ان سے اسقف اعظم نے کہا، تم جارج کا گھر جانتے ہو؟ انہوں نے اقرار میں گردن ہلائی۔
اسقف اعظم نے کہا تو جاؤ، وہاں یہودا موجود ہوگا، اسے پکڑ لاؤ، راستے بھر مارتے ہوئے لاؤ اور اس طرح کشاں لاؤ کہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کے منہ پر تھوکیں۔ غلام خاموشی کے ساتھ تعمیل حکم کے لیے باہر نکل گئے۔ غلاموں کے جانے کے بعد لیزنا ادھر سے گزری، اسے دیکھ کر اسقف اعظم کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے آواز دی، لیزنا! وہ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسقف اعظم پیار سے گویا ہوا، کہاں جا رہی تھی؟ لیزنا نے مؤدبانہ انداز میں کہا، باغ میں۔ اسقف اعظم نے کہا، پھول چننے؟ لیزنا نے کہا، وہاں جا کر کیا کروں گی؟ یہ فیصلہ میں نے ابھی نہیں کیا، ممکن ہے پھول چنوں، ممکن ہے کانٹے۔ لیزنا کے ان روکھے الفاظ سے بھی اسقف اعظم خفا نہ ہوا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ اس آسمانی مخلوق کو اٹھا کر دل میں رکھ لے۔ اسقف اعظم سلسلہ کلام دراز کرنا چاہتا تھا کہ لیزنا باغ کی طرف چلی گئی۔ جب تک وہ چلی نہیں گئی، اسقف اعظم اس کے نقش قدم کو ایک عاشق صادق کی طرح دیکھتا رہا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ایک عاشق صادق کی طرح ٹھنڈی آہ بھر کر خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔